प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट। आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, इस शब्द का प्रयोग आर्थिक विकास की प्रक्रिया के बाह्य प्रमाण को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। समृद्धि मापनीय तथा वस्तुगत होती है। आर्थिक समृद्धि से आशय सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी एवं प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकाल में निरंतर होने वाली वृद्धि से लिया जाता है। इस प्रकार आर्थिक समृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तनों से संबंधित है, जो कि श्रम शक्ति, उपभोग, पूंजी और व्यापार की मात्रा में प्रसार के साथ होता है। आर्थिक समृद्धि होने वाले परिवर्तनों की उच्चतर अवस्था है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, इस शब्द का प्रयोग किसी विकास करती हुई अर्थव्यवस्था के मात्रात्मक मापों को व्यक्त करने के लिए नहीं, बल्कि उन आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो कि समृद्धि लाती है। इसके लिए उत्पादन की तकनीकों में, सामाजिक विभागों तथा संस्थाओं में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। आर्थिक विकास एक व्यापक संकल्पना है, क्योंकि इसमें आर्थिक एवं गैर आर्थिक दोनों चरों को शामिल किया जाता है। एक अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों की दृष्टि से आर्थिक विकास एक निम्न अवस्था है। बिना विकास के समृद्धि, ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट। अरब देश, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब ऐसे ही देश हैं जिनका आर्थिक स्तर काफ़ी ऊंचा होने के कारण आर्थिक समृद्धि तो हुई है, लेकिन आर्थिक विकास नहीं हुआ है। यही कारण है कि अरब देशों की राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय काफ़ी ऊंची होने के बावजूद उन्हें विकसित देश नहीं मानकर विकासशील देश माना जाता है। अब हम आर्थिक विकास एवं समृद्धि में अंतर को समझेंगे। सामान्यतः यह माना जाता है कि आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास समानार्थी हैं, परंतु वास्तव में इन दोनों में काफ़ी अंतर है। आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि की तुलना में विस्तृत शब्द है। आर्थिक विकास होने पर आवश्यक रूप से आर्थिक वृद्धि भी होती है, परंतु आर्थिक वृद्धि होने पर जरूरी नहीं है कि आर्थिक विकास भी हो। यह आवश्यक नहीं है। इन दोनों के अंतर को विभिन्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। आर्थिक समृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए किया जाता है, जबकि आर्थिक विकास शब्द विकासशील देशों के संदर्भ में। आर्थिक वृद्धि का आशय केवल उत्पादन में वृद्धि का होना है, जबकि आर्थिक विकास से आशय उत्पादन वृद्धि प्लस प्राविधिक एवं संस्थागत परिवर्तन भी होता है। आर्थिक समृद्धि स्थैतिक सामयिक स्थिति है, जबकि आर्थिक विकास गतिशील डायनामिक सामयिक का एक रूप है। आर्थिक समृद्धि का संबंध अर्थव्यवस्था के उत्पादन, आय आदि क्षेत्रों में मात्रात्मक वृद्धि से है, जबकि आर्थिक विकास सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि क्षेत्रों में गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तनों से संबंधित है। इस प्रकार जहाँ आर्थिक समृद्धि वस्तुनिष्ठ है, वहीं आर्थिक विकास व्यक्तिनिष्ठ है। आर्थिक विकास तभी कहा जाएगा जबकि जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। इस प्रकार यदि कोई देश ऐसा है जिसके प्रति व्यक्ति आय में तेजी से वृद्धि हो रही हो, परंतु सामाजिक तथा आर्थिक संस्थाओं में परिवर्तन नहीं हो पा रहा हो, अर्थात राष्ट्रीय आय का वितरण सामाजिक न्याय एवं समानता के सिद्धांत के अनुरूप नहीं होता है, तो हम ये कहेंगे कि आर्थिक देश तो इस देश में आर्थिक समृद्धि तो हो रही है पर आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है। जैसा कि हम तेल उत्पादक जो देश हैं उसमें हम देखते हैं। आर्थिक प्रगति में हम प्रभावों को देखते हैं कि प्रभाव वांछनीय है या अवांछनीय है। आर्थिक प्रगति का अर्थ उन मूल्यगत निर्णयों से है जिसके द्वारा यह निष्कर्ष निकलता है कि क्या वांछनीय है एवं क्या अवांछनीय है। यह एक व्यापक शब्द है जिसकी परिधि के अंतर्गत आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि के अलावा मूल्यगत निर्णय को भी सम्मिलित किया जाता है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि एवं विकास के साथ साथ वांछनीय प्रवृत्तियां भी बढ़ रही हैं, तो इसे आर्थिक प्रगति कहा जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही हो, किंतु इस आय का वितरण असमान हो रहा हो अथवा वह कुछ ही हाथों में संकेंद्रित हो रही हो, तो यह आर्थिक समृद्धि तो होगी, किंतु आर्थिक प्रगति नहीं। यहाँ वांछनीय मूल्यगत निर्णय आय विषमताओं को कम करने से है, अर्थात राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो एवं उसका समान वितरण हो तथा पूर्व से विद्यमान आय की
विषमताओं में कमी आए तो आर्थिक प्रगति होगी। संतुलित विकास, बैलेंस ग्रोथ। संतुलित विकास से आशय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों, कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का एक साथ विकास करना है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों की उपज के लिए तैयार बाजार मिल सके और असंतुलन उत्पन्न न होने पाए। प्रोफेसर रेडावे के अनुसार संतुलित विकास का अर्थ अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों में संतुलन प्राप्त करना है, जैसे उत्पादन तथा उपभोग के ढांचे के बीच, विभिन्न उपभोक्ता वस्तु उद्योगों के बीच, उपभोग क्षेत्र तथा पूंजीगत क्षेत्र के मध्य, उत्पादन की विभिन्न प्रणालियों के बीच। संतुलित विकास का सिद्धांत मुख्य रूप से समन्वित एवं सजातीय विकास की मान्यता पर आधारित है। संतुलित विकास का समर्थन रोजेनस्टीन, रोडान, रेगनार नक्शे, आर्थर लुइस आदि अर्थशास्त्रियों ने भी किया है। संतुलित विकास के लिए सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था का केंद्रीय नियोजन तथा नियमन करना आवश्यक होता है। इस प्रकार संतुलित विकास बहुमुखी विकास के सिद्धांत की धारणा पर आधारित है। असंतुलित विकास, अनबैलेंस ग्रोथ। असंतुलित विकास का सिद्धांत संतुलित विकास की धारणा के बिल्कुल विपरीत है। असंतुलित विकास का अर्थ है किसी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास न करके कुछ चुने हुए प्रमुख क्षेत्रों का गहन विकास करना। असंतुलित विकास पद्धति का औचित्य इस मान्यता पर आधारित है कि विकासशील देशों एवं अल्प विकसित देशों के पास पूंजी व अन्य आवश्यक साधन इतने अधिक नहीं होते कि सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश किया जा सके। अतः इन देशों में उपलब्ध सीमित साधनों का समान वितरण करना न केवल अनार्थिक सिद्ध होगा, बल्कि अल्प विनियोग से सभी क्षेत्रों में विकास की दर या तो शून्य बनी रहेगी अथवा उसमें नाम मात्र की वृद्धि होगी। इसी कारण ऐसे देशों में कुछ चुने हुए महत्वपूर्ण क्षेत्रों या उद्योगों में बड़ी मात्रा में निवेश करके विकास की गति तेज की जा सकती है और उनसे उत्पन्न होने वाले बचतों में वृद्धि होने से अन्य क्षेत्रों का भी सामाजिक विकास किया जा सकता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था धीरे धीरे असंतुलित विकास से संतुलित विकास की ओर अग्रसर होती है। असंतुलित विकास का समर्थन हर्षमैन, सिंगर, पॉल स्टीटन आदि अर्थशास्त्रियों ने किया है। समृद्धि का टपकन सिद्धांत अर्थात समृद्धि का रिसाव प्रभाव, ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऑफ ग्रोथ। परंपरागत विचारधारा में आर्थिक विकास एक ऐसी स्थिति है जिसमें सकल राष्ट्रीय या घरेलू उत्पाद 5 से 7% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ता रहे और उत्पादन एवं रोजगार संरचना में इस प्रकार परिवर्तन हो कि उसमें कृषि का हिस्सा कम होता जाए तथा निर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एवं तृतीय क्षेत्र सर्विस सेक्टर का हिस्सा बढ़ता जाए। इस प्रकार इस विचारधारा के अंतर्गत ऐसे कदम उठाने की बात की जाती है जिससे कृषि के स्थान पर औद्योगिकरण की गति को तेज किया जा सके, गरीबी निवारण, आर्थिक असमानताओं में कमी और रोजगार के अवसरों में वृद्धि जैसे उद्देश्यों की मात्र चर्चा भर की जाती है और ये मान्यता ले ली जाती है कि सकल राष्ट्रीय आय या घरेलू उत्पाद में वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति उत्पाद में वृद्धि के लाभ रिस कर अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। इसे समृद्धि का टपकन सिद्धांत या रिसाव कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि अमीर वर्ग की आय बढ़ती है तो स्वतः रिसाव प्रभाव के कारण गरीब वर्ग की आय भी बढ़ेगी। विकास का प्रबल प्रयास या बड़े धिक्के का सिद्धांत, बिग पुश थ्योरी ऑफ ग्रोथ। इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर पॉल एंड रोजेस्टीन रोडान ने किया था। रोडान संतुलित विकास के समर्थक थे, लेकिन विकास की धीमी प्रक्रिया से सहमत नहीं थे। इस सिद्धांत के अनुसार दीर्घकालीन स्थिरता और विषैले चक्रों में फंसी अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं को आत्मनिर्भर विकास के मार्ग पर लाने के लिए बड़े दिक्कत की आवश्यकता होती है। प्रबल प्रयास सिद्धांत के अनुसार नियोजन का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को उसके निम्न स्तरीय साम्य से झटके के साथ बाहर निकालकर संचयी विकास पर आरोहण करना होना चाहिए। इस प्रकार प्रबल धक्का सिद्धांत के अनुसार निवेश की मात्रा अधिक होनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे अल्प मात्रा में निवेश से आर्थिक विकास संभव नहीं है। इस दिशा में प्राय तर्क दिया जाता है कि विकास प्रक्रिया अपनी प्रकृति से ही असंबद्ध उछालों की श्रृंखला है। अतः कोई भी गतिहीन अर्थव्यवस्था गरीबी के दुष्चक्र से उसी समय बाहर आ सकती है जब निवेश की मात्रा इतनी अवश्य हो कि आर्थिक ढांचे की जड़ता टूट जाए और अर्थव्यवस्था ऊंचे उत्पादकता और वास्तविक आय के ऊंचे स्तरों की ओर बढ़ने लगे। अब हम अंत में अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमी। मोटे तौर पर विश्व के देशों को 2 भागों में बांटा जाता है, विकसित तथा अल्प विकसित देश। अल्प विकसित देशों को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे निर्धन, पुअर, पिछड़े, बैकवर्ड, अविकसित, अंडर डेवलप्ड
और विकासशील डेवलपिंग देश। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अल्प विकसित राष्ट्र उन राष्ट्रों को कहा है जिनमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों की तुलना में कम है, किंतु केवल निम्न प्रति व्यक्ति आय के आधार पर अल्प विकसित देश को परिभाषित करना पूर्णतः उचित नहीं है, क्योंकि विश्व में अनेक देश विशेषकर तेल उत्पादक व निर्यातक देश ऐसे हैं जहां प्रति व्यक्ति आय का स्तर तो ऊंचा है, किंतु औद्योगिकरण के अभाव के कारण उन्हें विकसित राष्ट्र नहीं कहा जा सकता। अतः प्रोफेसर रघुनाथ नक्शे ने अल्प विकसित देशों को प्रभावित करने में पूंजी की उपलब्धता को मुख्य आधार माना है। नक्शे के अनुसार अल्प विकसित देश वे देश हैं जिनमें जनसंख्या व प्राकृतिक संसाधनों की तुलना में पूंजी का अभाव पाया जाता है।